हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम महिला सुपरवाइजर के बहुत शानदार टॉपिक करने वाले हैं आज। नेतृत्व प्रबंधन का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रबंधन, जो कि उसकी 4-5 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि हुआ नेतृत्व, हुआ सामुदायिक संगठन, हुआ सामुदायिक गतिशीलता, हुआ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लो, मैं पूरा समझा दूंगी। और यहाँ इसके एक और वीडियो लेके आऊंगी नेतृत्व का, तो इस 2 नेतृत्व की वीडियो के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने कल हमारे हम जीतेंगे बैच में इसकी थ्योरी भी समझाई है, अगर आप जुड़े हो तो वो देख लीजिएगा। बाकी जिन लोगों को थ्योरी भी चाहिए है तो वो बैच में जुड़कर उस थ्योरी को ट्रिक द्वारा पढ़ सकते हो। फिर ट्रिक द्वारा मैंने सारा टॉपिक करवा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेतृत्व का महान व्यक्ति सिद्धांत किसने दिया था। नेतृत्व का एक महान व्यक्ति सिद्धांत है जिसको हम गुणात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। इस महान व्यक्ति सिद्धांत को, ये जो महान व्यक्ति सिद्धांत है ये प्रथम शैक्षिक सिद्धांत भी है। प्रथम शैक्षिक सिद्धांत कौन सा है? तो नेतृत्व का महान व्यक्ति सिद्धांत ही प्रथम शैक्षिक सिद्धांत है। ठीक है, ये महान व्यक्ति सिद्धांत को विशेषता सिद्धांत भी कहा जाता है। महान व्यक्ति सिद्धांत को और क्या कहा जाता है? विशेषता सिद्धांत भी कहा जाता है। महान व्यक्ति सिद्धांत और क्या कहलाता है? विशेषता सिद्धांत कहलाता है। ये किसने दिया है? इसको दिया है थॉमस कार्लाइल ने। थॉमस कार्लाइल ये बोलते थे कि कार्लाइल का कहना था कि दुनिया का इतिहास जो है वो महान लोगों की जीवनी मात्र है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बोला कि जो दुनिया का इतिहास है वो महान लोगों की केवल जीवनी मात्र है। तो किसने बोला है? थॉमस कार्लाइल ने बोला है। थॉमस कार्लाइल ने बोला है कि जो महान व्यक्ति सिद्धांत है या जो इतिहास है वो महान लोगों की जीवनी है, मतलब महान लोगों से भरा पड़ा हुआ है। तो ये गुण को विशेष महत्व देते थे। इन्होंने बताया था कि व्यक्ति जो होता है जन्मजात गुण लेके आता है कि वो नेतृत्व करेगा, कि वो लीडर बनेगा। ठीक है, तो नेतृत्व एक जन्मजात गुण है और इसी को हम महान व्यक्ति सिद्धांत बोलते हैं। प्रथम शैक्षिक सिद्धांत भी यही है, प्रथम विशेषता सिद्धांत भी यही है और नेतृत्व का प्रथम शैक्षिक सिद्धांत भी यही कहलाता है। इसी ने बोला है कि दुनिया का इतिहास महान लोगों की जीवनी मात्र है। किसने दिया है? ये थॉमस कार्लाइल ने दिया है। याद रखिएगा, नेतृत्व का महान व्यक्ति सिद्धांत किसने दिया? थॉमस कार्लाइल ने दिया। नेतृत्व का गुण सिद्धांत किसने दिया? थॉमस कार्लाइल ने दिया। नेतृत्व का महान व्यक्ति मॉडल किसने दिया? थॉमस कार्लाइल ने दिया। नेतृत्व का गुणवादी मॉडल किसने दिया? थॉमस कार्लाइल ने दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये कोई भी क्वेश्चन बनेगा याद कर लेना। नेतृत्व का प्रथम शैक्षिक सिद्धांत कौन सा है? महान व्यक्ति सिद्धांत है। नेतृत्व का प्रथम शैक्षिक सिद्धांत कौन सा है? महान व्यक्ति सिद्धांत है। ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत किसने दिया? ये आकस्मिकता सिद्धांत को हम परिस्थितिजन्य सिद्धांत या परिस्थितिजन्य मॉडल भी बोलते हैं। नेतृत्व के आकस्मिकता सिद्धांत को और क्या बोलते हैं? एक तो हम परिस्थितिजन्य बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं? आकस्मिकता सिद्धांत बोलते हैं। ये सिद्धांत ये बोलता है कि एक नेता किसी एक स्थिति में सफल हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो नेता एक स्थिति में सफल हो वो दूसरी स्थिति में भी सफल हो सकता है वो एक स्थिति में सही से काम कर रहा हो, सही से लीड कर रहा हो, लेकिन वो दूसरी स्थिति में उतना सही से नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया है? नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत इस प्रकार से, ये नेतृत्व का जो आकस्मिकता सिद्धांत दिया है ये दिया है फिडलर ने। एक फ्रेड फिडलर नाम के व्यक्ति थे, ऑस्ट्रिया के ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। इस आकस्मिकता सिद्धांत को आकस्मिकता मॉडल भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? इसको परिस्थितिजन्य सिद्धांत या परिस्थितिजन्य मॉडल भी कहा जाता है। इसको 1958 में दिया। इसको कब दिया? 1958 में दिया। बताया है कि नेता को हर परिस्थिति के अनुसार अपने को अनुकूलित करना चाहिए। जैसी जैसी परिस्थिति हो वैसे अनुसार खुद को ढालना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? एक नेता एक स्थिति में अलग हो जाएगा, दूसरी स्थिति में अलग हो जाएगा। तो एक कोई नेता से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ये स्थिति में सही काम कर रहा है तो वो दूसरी स्थिति में भी सही काम करेगा। कोई किसी चीज़ में बेस्ट होता है, कोई किसी चीज़ में बेस्ट होता है। तो उसको ही हम आकस्मिकता सिद्धांत बोलते हैं। किसने दिया है? फिडलर ने दिया है। कब आया ये? 1958 में आया। इसको और क्या बोलते हैं? इसको परिस्थितिजन्य सिद्धांत बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी नेता की सफलता उसके कौशल और परिस्थिति पर निर्भर करती है। इसके पहले आपने कौन सा सिद्धांत पढ़ा था? महान व्यक्ति सिद्धांत। उसमें ये नहीं था, उसमें था जन्मजाति होता है, हर उसमें सही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आकस्मिकता सिद्धांत में क्या बोला है
कि वो जिस तरह से कौशल यूज़ करेगा, वो ज़रूरी नहीं जो वो है वही दिखाएगा तो ही वो सफल होगा, उसको अलग अलग तरीके के कौशल यूज़ करने पड़ेंगे, तभी वो हर परिस्थिति में सही हो सकता है। तो नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत किसने दिया है? फिडलर ने दिया है। और कब आया? 1958 में आया। ये सारे सिद्धांतों को मैंने कल ट्रिक द्वारा हमारे हम जीतेंगे बैच में करवाया है। अगर आपको ये सिद्धांत याद नहीं होते हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये ट्रिक द्वारा आपको सारे मॉडल याद हो जाएंगे, चाहे वो नेतृत्व के हों, चाहे सामुदायिक संगठन के हों, चाहे संचार के हों, सारे आपको हम ट्रिक द्वारा कराएंगे। सारे टॉपिक, चाहे पोषण हो, चाहे आपका अधिनियम हो, चाहे योजना हो, चाहे प्रबंधन हो, चाहे बाल विकास हो, सारा कुछ आपके पास सिलेबस जो है बहुत ईजी लैंग्वेज में ट्रिक द्वारा हम कराने वाले हैं और बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखो हमने अभी आपको एक मॉडल पहले मैंने ये बताया, महान व्यक्ति सिद्धांत। दूसरा कौन सा है? आकस्मिकता सिद्धांत। अब जो तीसरा सिद्धांत है, तीसरा जो मॉडल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेतृत्व का स्थितिजन्य मॉडल। कौन सा? नेतृत्व का स्थितिजन्य मॉडल। स्थितिजन्य जो मॉडल है वो पॉल हर्सी और केन ब्लैंचर्ड ने दिया। किसने दिया? पॉल हर्सी और केन ब्लैंचर्ड ने नेतृत्व का स्थितिजन्य सिद्धांत दिया। इनके अनुसार नेतृत्व करने का एक लचीला ढांचा होता है। ये बताता है कि किसी स्थिति में सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली उस स्थिति और अधीनस्थों की परिपक्वता पर निर्भर करती है। मतलब हो सकता है कि नेता अच्छी शैली का उपयोग कर रहा हो, लेकिन उसके जो अधीनस्थ हैं वो उनका माइंड लेवल कैसा है, उनकी आईक्यू कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो इसको किसने दिया है? पॉल हर्सी और केन ब्लैंचर्ड ने दिया है। इसके अनुसार कि कोई एक ये नेतृत्व करने का एक अलग ढांचा होता है, एक अलग ही ढांचा होता है। हो सकता है कि वहाँ पे हम अच्छी शैली का उपयोग भी करें, लेकिन अगर अधीनस्थ अच्छे नहीं होंगे तो वो शैली जो होगी वो प्रभावी नहीं रहेगी। ये स्थितिजन्य सिद्धांत को सबसे पहले 1969 में जीवन चक्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? जीवन चक्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता था। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत जीवन चक्र सिद्धांत है, तो आपको याद रखना है ये जो स्थितिजन्य सिद्धांत है ना, इसी को ही हम जीवन चक्र सिद्धांत बोलते हैं। तो स्थितिजन्य सिद्धांत है वही क्या कहलाता है? जीवन चक्र सिद्धांत कहलाता है। और स्थितिजन्य को पहले जीवन चक्र सिद्धांत कहते थे और 1970 में इसको क्या नाम दे दिया गया? स्थितिजन्य सिद्धांत नाम दे दिया गया। इस सिद्धांत में नेता को अपने अधीनस्थों की परिपक्वता और स्थिति के आधार पर अपनी शैली को बदलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि नेता चल रहा है तो अपनी अलग शैली बनाए। अब वो शैली उसके अधीनस्थों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अब काम तो करना है, तो नेता को क्या करना चाहिए कि जैसे उसके अधीनस्थ हैं वैसी ही शैली को अपनाना चाहिए। तो ये स्थितिजन्य मतलब जैसी स्थिति हो वैसा ही शैली को अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये याद रखिएगा। इस सिद्धांत में 4 नेतृत्व शैली की पहचान की गई है। एक तो कार्य सौंपना होता है, एक समर्थन करना होता है, एक प्रशिक्षण देना होता है और एक निर्देशन देना होता है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार की शैली नेतृत्व की होती है। कार्य देना किसी को, समर्थन करना उसको, प्रशिक्षण देना और निर्देशन करना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रभावी नेतृत्व की मुख्य विशेषता है? प्रभावी नेतृत्व मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे से नेतृत्व कर पाएगा, सबसे अच्छी लीडरशिप छोड़ पाएगा। सूक्ष्म प्रबंधन, संचार की कमी, दूरदर्शिता और प्रेरणा, सत्तावादी निर्णय लेना। देखो सूक्ष्म प्रबंधन सूक्ष्म है, अब सूक्ष्म प्रबंधन करोगे, बहुत कम प्रबंधन करोगे तो कैसे सफल हो पाओगे? तो पहला तो गलत ही हो जाएगा। दूसरा, अच्छे से संचार नहीं कर पाओगे तो कैसे हो पाएगा? दूरदर्शिता और प्रेरणा, जितना ज़्यादा आप दूर की सोचोगे उतना ज़्यादा आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रभावी नेतृत्व की विशेषता में दूरदर्शिता और प्रेरणा हो जाएगा। अगला है, नेतृत्व का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? यथास्थिति, जैसी स्थिति है वैसे ही बनाए रखना, व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करना, दूसरों को सशक्त बनाना या अधीनस्थों पर नियंत्रण रखना। तो इसका आंसर होगा, नेतृत्व का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि जो व्यक्ति आपके अंडर में काम कर रहा है उसको सशक्त बनाना। जो आपके अंडर में काम कर रहा है उसको कैसा करना? उसको सशक्त बनाना। इसका मेन उद्देश्य है नेतृत्व का। तो नेतृत्व का पहला उद्देश्य, प्राथमिक लक्ष्य क्या हो जाएगा? दूसरों को सशक्त बनाना इसका प्राथमिक लक्ष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरों को सशक्त बनाना, दूसरों को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नेतृत्व शैली टीम के सदस्यों की भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करती है? जो सहयोग पर डिपेंड करती है। देखो निरंकुश नेतृत्व तो क्या होता है? एक तंत्रीय शासन होता है। राजा ने बोल दिया, प्रजा ने सुन लिया, प्रजा को अपनी बात कहने का कोई भी हक नहीं है।
लेसेज फेयर क्या होता है? लेसेज फेयर तो स्वतंत्र होता है, मतलब अहस्तक्षेप शैली जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, अहस्तक्षेप शैली होती है। ये क्या होती है अहस्तक्षेप शैली? अहस्तक्षेप शैली होती है कि नेता को मतलब नेता जो है वो काम में योगदान ही नहीं देता है, मतलब बिल्कुल छोड़ देता है लोगों पर कि तुम्हें जैसा दिखाए वैसा करो, वो मतलब कुछ ध्यान ही नहीं देता है, उसको हम बोलते हैं लेसेज फेयर नेतृत्व शैली। तो ये सहयोग को प्रोत्साहित तो नहीं करी। लेन देन संबंधी नेतृत्व जो सिद्धांत है वो डाउटन ने गढ़ा है। किसने गढ़ा है? डाउटन ने गढ़ा है लेन देन संबंधी सिद्धांत। और ये इस सिद्धांत को सबसे पहले मैकग्रेगर ने अपनी पुस्तक लीडरशिप में भी बताया था। लेन देन संबंधित सिद्धांत को किसने अपनी पुस्तक में बताया था? मैकग्रेगर ने अपनी पुस्तक में बताया था इस बारे में, लेन देन संबंधी नेतृत्व के बारे में। और डाउटन ने ये शब्द गढ़ा था। ठीक है, लेन देन संबंधी किसने गढ़ा था? डाउटन ने गढ़ा था। और इसमें अगर कोई नेतृत्व शैली सदस्यों को प्रोत्साहित करती है तो वो है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। कौन सी है? लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली जो है उस टीम के सदस्यों की भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहित करती है। बाकी की ये तीनों नहीं। लेन देन मतलब तो क्या हो रही है? हम तुम्हें पुरस्कार देंगे, तुम हमारा काम अच्छा करो, हम तुम्हें दंड देंगे तो तुम डर के काम अच्छा करो, तो ये वाली भी नहीं होगी। लोकतांत्रिक जो नेतृत्व शैली है वो भागीदारी और सहयोग पर डिपेंड करती है। अगला है नेतृत्व में भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है कि क्या भूमिका होती है। यह नेतृत्व प्रभावशीलता की अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक तो मतलब अनुपयुक्त होता है, मतलब ये तो हो ही जाएगा रॉन्ग। ये नेताओं को दूसरों से जुड़ने के लिए और सहानुभूति रखने में मदद करता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भावना से जुड़ रहा है मतलब सहानुभूति रख रहा है। कि कठिन निर्णय लेने में बाधा है। बाधा क्यों होगी? भावनात्मक तो हम किसी के भी साथ रखेंगे तो वो अच्छी ही चीज़ होगी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या हो जाएगा? भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या करती है? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की क्या भूमिका होती है कि ये नेताओं को दूसरों से जुड़ने और सहानुभूति रखने में मदद करता है। क्या करता है? नेताओं को दूसरों से जुड़ने के लिए और सहानुभूति रखने में मदद करता है। ये कठिन निर्णय लेने में बाधा करता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक परिवर्तनकारी नेता की विशेषता नहीं है? परिवर्तनकारी नेता क्या होता है? परिवर्तनकारी नेता वो होता है जो अपने मतलब अच्छे नेतृत्व से कुछ भी चीज़ परिवर्तन कर ले। कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको सही कर ले, है ना। और मतलब खुद में एक करिश्माई तरीके से परिवर्तन कर सकता है, तो वो करिश्मा दे सकता है, प्रेरणादायक कर सकता है, बौद्धिक उत्तरी बुद्धि से तुमको करना ही, एक टीम स्पिरिट जो है वो जगा सकता है। लेकिन लेन देन संबंधी आदान प्रदान जो है वो परिवर्तनकारी नेता की विशेषता नहीं है। कौन सी? लेन देन संबंधी जो आदान प्रदान है वो परिवर्तनकारी नेतृत्व की विशेषता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है किस नेतृत्व शैली में अधीनस्थों को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी देना शामिल है? किस प्रकार की नेतृत्व शैली में अधीनस्थों को निर्णय देने का पूरा अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है लेसेज फेयर में। लेसेज फेयर जिसको हम हिंदी में अहस्तक्षेप शैली कहते हैं। क्या बोलते हैं? अहस्तक्षेप शैली बोलते हैं। इसमें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि जो जिसको करना हो करो, बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर ही हस्तक्षेप किया जाता है, नहीं तो नहीं। निरंकुश नेतृत्व तो राजा टाइप होता है, राजा को सुनना ही नहीं। नौकरशाही नेतृत्व जो होता है वो जैसे कि अधिकारी होते हैं, आप जब सुपरवाइज़र बन जाओगे तो आप नौकरशाही कहलाओगे, है ना। लेन देन संबंधी भी नहीं होगा क्योंकि लेन देन संबंधी में तो दंड और पुरस्कार द्वारा ये मतलब नेतृत्व करवाया जाता है। लेन देन संबंधी किसने दिया था? अभी मैंने बताया था डाउटन ने दिया था। और मैकग्रेगर की पुस्तक लीडरशिप में लेन देन संबंधी नेतृत्व के बारे में बताया। किसने? मैकग्रेगर की पुस्तक है लीडरशिप, उसमें इसके बारे में बताया। अगला है उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करने का मतलब क्या होता है? उदाहरण का मतलब कार्रवाई के बिना आदेश देना बिल्कुल नहीं। अधीनस्थों को जिम्मेदारी सौंपना ये भी नहीं। टीम के सदस्यों राय को नज़रअंदाज करना बिल्कुल नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कि रोल मॉडल बनाना और जो आप कहते हैं उसका अभ्यास करना। किसी भी व्यक्ति को रोल मॉडल बना देना और जो वो कहे उसका अभ्यास करना। रोल मॉडल बनाना और जो हो उसका अभ्यास करना इसका उत्तर होता है। जो होता है वो उसका अभ्यास करना। रोल मॉडल बनाना और जो आप कहते हो उसका अभ्यास करना इसका आंसर होता है। उदाहरण के द्वारा नेतृत्व मतलब किसी आप बोलते ना यार देखो वो कितना अच्छा है उससे कुछ सीखो, तो मतलब किसी को रोल मॉडल बना के बताना। उसको रोल मॉडल बना के कि इस हमको ऐसे करना है, ऐसा हमको सीखना है, तो वो उदाहरण के द्वारा नेतृत्व देना होता है।
अगला है कौन सी नेतृत्व शैली उच्च अपेक्षाएं स्थापित करने और अनुयायियों को उन्हें पूरा करने की चुनौती पर केंद्रित होती है। देखो अलग अलग प्रकार के नेतृत्व होते हैं। एक होता है सेवक नेतृत्व। सेवक नेतृत्व मतलब होता है कि मतलब कुछ करना ही नहीं है, एकदम सेवा टाइप काम करना रहता है। करिश्माई नेतृत्व वो होता है कि अपनी करिश्मा से, अपनी बातों से दूसरे को प्रभावित कर ले और अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। परिवर्तनकारी नेतृत्व वो होता है कि जो एक मतलब बहुत अच्छी एक हाई चीज़, मतलब हाई डिमांड रखे और एक मतलब एक उच्च लक्ष्य रखे और अपने अनुयायियों को प्रेरित करे कि तुमको उस लक्ष्य को पाना है और उस लक्ष्य को पाने के लिए उसको चुनौती दे कि पूरी तरह चुनौती पे केंद्रित हो, तो उसको हम बोलते हैं परिवर्तनकारी नेतृत्व। परिस्थितिजन्य नेतृत्व तो मैंने अभी आपको बताया है। परिस्थितिजन्य नेतृत्व के बारे में आकस्मिकता सिद्धांत भी बोलते हैं कि कोई नेता किसी परिस्थिति में कैसा होता है, किसी में कैसा होता है, उसको हम परिस्थितिजन्य बोलते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च अपेक्षाएं जो स्थापित करता है वो कौन सा नेता होता है? परिवर्तनकारी नेतृत्व होता है जो उच्च अपेक्षाएं स्थापित करता है। अगला है नेता और प्रबंधक के बीच मेन अंतर क्या होता है? नेता और प्रबंधक के बीच मेन अंतर क्या होता है? नेता लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जबकि प्रबंधक कार्यों को। सबसे पहला ही इसका अंतर होता है कि नेता जो होते हैं लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि प्रबंधक क्या होता है? कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। जो कार्य होते हैं उन पर जो ध्यान केंद्रित करता है वो कौन होता है? प्रबंधक होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नेतृत्व शैली विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुरस्कार और दंड पर जोर देती है? लेन देन संबंधी नेतृत्व। लेन देन संबंधी नेतृत्व क्या होता है? पुरस्कार और दंड पर जोर देती है। पुरस्कार और दंड पर मतलब कि अगर कोई अनुयायी सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको बोलेगी कि हम तुम्हें दंड देंगे, हम तुम्हें सजा देंगे, हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, हम तुम्हारे पैसे काट देंगे, तो वो होता है दंड, है ना। उसके अलावा एक होता है पुरस्कार। तुम अच्छा काम करोगे तो हम तुम्हारा 200 रुपये बढ़ा के देंगे या हम तुम्हारा सैलरी बढ़ा देंगे, तो वो होता है लेन देन संबंधी नेता। तो वही पुरस्कार और दंड पर जोर देती है। सेवक नेतृत्व क्या होता है? इसको सर्वेंट लीडरशिप बोलते हैं। इसमें नेता का लक्ष्य सेवा करना होता है। ये पारंपरिक नेतृत्व से अलग होता है। यहाँ नेता का मुख्य ध्यान जो होता है अपनी संगठन या कंपनी की समृद्धि पर होता है। उसको ये मतलब नहीं होता कि मैं नेता हूँ, ये सब चीज़ें उसमें नहीं होती। विश्वास पर आधारित होता है। सबसे प्रभावी नेता दूसरों की सेवा करने का प्रयास करते हैं, ना कि खुद नियंत्रण करने का हासिल करते हैं कि नहीं मैं ही नेता हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा, तो वो सेवक नेता तो होता है। निरंकुश नेता मैंने अभी बताया एक तंत्रीय शैली वाला होता है, केवल खुद की बोलना, दूसरों की नहीं सुनना, उसको निरंकुश शैली बोलते हैं। परिवर्तनकारी नेता तो वो होता है कि मतलब एक हाई मतलब हाई चुनौती रखता है अपने सामने के लिए और कि हमको मतलब इतनी वो मतलब छोटा मोटा लक्ष्य ही नहीं रखता है, वो बहुत हाई लक्ष्य रखता है और फिर वो कोशिश करता है कि उसको पाए और वो अपने अनुयायियों को उनको पाने के लिए मेहनत करवाता है। उसको हम बोलते हैं परिवर्तनकारी नेता। यहाँ पे दंड और जहाँ पे पुरस्कार आ जाएगा वहाँ पे लेन देन संबंधी नेता तो आ जाएगा। सेवक नेता की क्या भूमिका होती है? सेवक नेता क्या करता है? अधीनस्थों पर नियंत्रण करता है? बिल्कुल नहीं करता। संगठन की जरूरतों को सर्वोपरि रखता है? ये तो हो सकता है। नेता को व्यक्तिगत सफलता को प्राथमिकता देता है। दूसरों के विकास को समर्थन देना और सशक्त बना, तो इसका यही होता है। सेवक नेता क्या करता है? दूसरों की सेवा करता है, दूसरों किसी और का विकास करता है और उसी को ही समर्थन करता है, मतलब वो सेवा भाव से ही काम करता है। कौन सी नेतृत्व शैली आम सहमति बनाने और सहयोग के माध्यम से निर्णय तक पहुंचने पर केंद्रित होती है? तो वो होती है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली क्या होती है? तो सहमति से होती है। जैसे जनता की सहमति से हम चुनाव देते हैं, हम वोट देते हैं और हम अपना जो है लीडर चुनते हैं, तो ये लोकतांत्रिक शैली होती है। हमारी सहमति से नेता बन रहा है, ऑटोमेटिकली हमसे पूछे नहीं और खुद ही बन जाए नेता, तो वो शैली निरंकुश हो जाएगी। तो यहाँ पर आम सहमति बनाने और सहयोग के माध्यम से जो निर्णय तक पहुँचने, वो कौन सी होती है? उसको हम बोलते हैं लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज ही मैं बहुत सारा डाटा इसमें डालने वाली हूँ, एक बार जाके देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके काम का है तो फॉलो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मत कीजिएगा, बट एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप MCQ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं रोज़,
ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आप डेट भूल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप योजनाओं की डेट भूल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप अधिनियम की धाराएं भूल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप ICMR नहीं याद कर पा रहे हैं, आप रोगों के जो खोज करता है वो याद नहीं कर पा रहे हैं, किस रोग की खोज कब हुई, किस वैक्सीन की खोज कब हुई, ये याद नहीं कर पा रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक के MCQ कैसे बनेंगे ये याद नहीं कर पा रहे हैं, या इसके अलावा आप बाल विकास में समझ नहीं आ रहा आपको क्या पढ़ना है, या आपको प्रबंधन में समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना, मॉडल को कैसे याद करना है, किस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लो। केवल 799 उसका चार्ज है। इस 799 में आपको प्रैक्टिस मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। हम प्रैक्टिस सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आपको हर टॉपिक के जितने ज़्यादा मैक्सिमम आप MCQ लगा सकते हैं। इसके अलावा छोटे से छोटे टॉपिक जैसे कि ग्रंथि और हार्मोन के करीब 500 MCQ मैं आपको दूंगी, वही करना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 MCQ में दे चुकी हूँ, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। उसमें मैंने विकलांगता अधिनियम हो, दिव्यांगजन हो, मंद बुद्धि हो, प्रतिभा बालक हो, पिछड़ा बालक हो, इनकी शिक्षा के बारे में हो, सारे ही टॉपिक बहुत ईजी लैंग्वेज में करवा दिए। इनकी आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगे, इनके आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगे हमारे बैच में, और इनके आपके MCQ भी मिल जाएंगे। इसके अलावा 1040 मैंने MCQ भेजे हैं टेलीग्राम पर, जिसमें स्कूल पूर्व देखभाल या साला पूर्व देखभाल के क्वेश्चन हैं। ICDS के करीब 100 से 150 क्वेश्चन है। योजनाओं के करीब आपको 2500 MCQ मिलेंगे इकट्ठे। गर्भवती महिला के करीब आपको 1000-1200 MCQ मिलेंगे। पोषण के करीब आपको 1500 से 2000 MCQ मिलेंगे। रोगों के करीब आपको 1000 से 1500 MCQ मिलेंगे। रोगों की नीतियाँ, रोग योजना, पोषण नीति, गरीब नीति, पोषण सप्ताह, महीना पोषण, ये सारा टॉपिक हम कवर करवाएंगे विथ करंट से। इसके अलावा बजट में महिलाओं का, बच्चों का क्या प्रावधान है, ये सारा भी हम कवर कराने वाले। एक जगह पर एक ही सब चीज़ आपको मिलने वाली है। आपको ट्रिक भी मिलने वाली है, टिक्स की वीडियो भी मिलने वाली है, आपको MCQ प्रैक्टिस भी मिलने वाली है, थ्योरी से पढ़ना वाले थ्योरी भी मिलने वाली है, और सबसे मेन चीज़ टेस्ट हमारे यहाँ रेगुलर टेस्ट होते हैं। एक टारगेट दिया जाता है कि आपको ये पढ़ना है, और फिर रात को उसका 10 बजे टेस्ट होता है। उसी का दिन में हम रिवाइज भी टेस्ट ले लेते हैं कि जो रात को अगर कभी नहीं दे पाया तो वो दिन में भी दे देता है। उसके अलावा हम सरप्राइज टेस्ट भी लेते रहते हैं। तो ये सारा पैकेज आप ले सकते हैं। अगर आपने अभी भी बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो आप हमारे बैच से ज्वाइन करके, रिविज़न करके, बार बार प्रैक्टिस करके उन टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। सारे टॉपिक जो मेन सारे टॉपिक हैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में और बहुत सरल तरीके से ट्रिक द्वारा तैयार होंगे। कैसे आपको टेलीग्राम मिलेगा ये सब मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। ठीक है, तो ये सहमति सहयोग कौन से में होता है? लोकतांत्रिक शैली में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक करिश्माई नेता की विशेषता है? कमी तो होगी नहीं ना, करिश्मा है तो करिश्मा ही करेगा, वो तो कमी तो लाएगा ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। अनुयायियों से भावनात्मक अलगाव, ये भी नहीं होगा, अलगाव नहीं रखता है। करिश्माई नेता तो दूसरों को प्रभावित करता है अपनी बातों से, तो लोग उससे अलग नहीं होंगे, लोग उससे जुड़ेंगे। प्रेरणादायक और प्रेरक संचार, ये बिल्कुल सही होगा। वो जो करिश्माई नेता होता है ना, वो हमेशा दूसरों को प्रेरणा देता है, एकदम संचार एकदम प्रेरक वाला देता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नियम और प्रक्रियाओं का सख्त पालन नहीं करवाता है, वो स्थिति के अनुसार पालन करवाता है, तो इसका C आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रमाणिक नेतृत्व का प्राथमिक फोकस क्या होता है? प्रमाणिक मतलब प्रमाण है, प्रमाण दे रहा है, तो मतलब कोई भी चीज पारदर्शिता से कर रहा है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। विश्वास और पारदर्शिता का निर्माण। प्रमाणिक नेतृत्व का प्राथमिक फोकस क्या होता है? विश्वास और पारदर्शिता का निर्माण प्रमाणिक नेतृत्व का प्राथमिक फोकस होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नेतृत्व शैली दूसरों को सशक्त बनाने और उनकी जरूरत को पूरा करने पर जोर देती है? वो हमेशा दूसरों को ही सशक्त बनाने पर जोर देती है। अभी मैंने बताया कि जो सेवक नेतृत्व होता है, वो सेवक मतलब सेवा ही भाव रहता है उसमें, वो दूसरे को सशक्त बनाने पर होता है। लेन देन होगा नहीं, करिश्मा होगा नहीं, इन सब में सबसे बुरा मुझे तो निरंकुश ही लगता है। वहाँ की आप लोगों को लगता होगा जो भी, मुझे ये निरंकुश नेता बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो निरंकुश ही रहता है। ठीक है, सेवक नेतृत्व भी ठीक ठाक है, सेवक भी नहीं होना चाहिए, निरंकुश भी नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक ठीक है और करिश्माई भी ठीक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवक नेतृत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व में प्रभावी संचार की क्या भूमिका होती है? इसमें ये संचार वाले में भी आ जाएगा और नेतृत्व वाले में भी आ जाएगा। तो प्रभावी संचार मतलब होता है
कि अपनी बात दूसरों तक बहुत अच्छे से पहुंचा देना, और जो आप बोल रहे हो वो दूसरे को समझ में आ रही हो, वो बात दूसरे तक पहुंच रही हो, उसको हम प्रभावी समझ बोलते हैं। तो सफल नेतृत्व के लिए अनावश्यक, भाई अनावश्यक क्यों होगा, प्रभावी चीज़ है तो ये तो गलत हो जाएगा। भ्रम और गलतफहमी को बढ़ावा देता है, ये भी गलत हो जाएगा। ये सहयोग और समझ को बढ़ावा देता है, ये सही हो जाएगा। बाधित भी नहीं करता है ये मनोबल को, जबकि बढ़ाता है, तो ये सी वाला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा हम जीतेंगे बैच, इसका आप देख सकते हैं पूरा मैं बता देती हूँ। ये 40 दिन का टारगेट के लिए हमने बनाया था। अब हम फिर से इसमें रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, सारे एमसीक्यू आपके कवर होंगे, सारा प्रैक्टिस आपका कवर होगा, चाहे अधिनियम हो, चाहे योजना हो, चाहे पोषण हो, गर्भवती महिला, प्रसव, ये सारे कठिन से कठिन टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे। हजारों प्रैक्टिस आपके कवर होंगे, टेस्ट, ट्रिक, वीडियो, प्रैक्टिस, एमसीक्यू, थ्योरी, मैराथन, ये सारा का सारा चीज़ें आपको एक बैच में कवर होंगी। किस प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने हम जीतेंगे बैच में आ गई हूँ। ये इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये यहाँ से, ये देखो नेतृत्व को मैंने यहीं पर ही, ये नेतृत्व आपको वीडियो ट्रिक द्वारा मिल रहा है। ये नेतृत्व को मैंने वीडियो ट्रिक से समझा है। इसकी पूरी थ्योरी है, इसमें आपके पूरे नेतृत्व के मॉडल हैं, और हर मॉडल को ट्रिक द्वारा मैंने बताया है। जितने भी मॉडल होते हैं, ये देखिए पूरी थ्योरी है। ये सारी स्थितिजन्य क्या होता है, ये पॉल हर्सी और कैन ब्लैंचर्ड ने बताया है। स्थितिजन्य जो होता है वो वैज्ञानिक सिद्धांत होता है पूरा। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो स्थितिजन्य जो होता है वो वैज्ञानिक सिद्धांत होता है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा। इसके अलावा ये पोषक तत्व का वीडियो है, इसमें मैंने पूरे जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे समझाए हैं, किस प्रकार से पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। ये स्वास्थ्य योजनाओं का पार्ट 3 है। स्वास्थ्य योजनाएं जितनी हैं, मध्य प्रदेश की हो प्लस भारत की हो, प्लस जो भी योजना हो सारा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे इस वाले पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चले जाएंगे। जो लोग भी लेंगे उनके लिए बता रही हूँ मैं, पहली सब जो चीज़ है पारदर्शिता से रहती है, मेरी सामने जो दे रही हूँ वो सब सामने है, देख सकते हैं। ये B101 मतलब 101 PDF आपको मिल चुकेंगी आप जैसे ही ज्वाइन करोगे। पीडीओ पूरी मिल चुकेंगी। V100 पोषक पदार्थ, ये नेतृत्व के MCQ हैं। ये इसके अलावा ये स्वास्थ्य सूचक का टॉपिक है। ये अपगार स्कोर MCQ है। अपगार स्कोर का एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। और ये मानव ग्रंथि और हार्मोन के MCQ हैं। ये मानव ग्रंथि हार्मोन के करीब 500 से 600 MCQ आपको दूंगी, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। स्वास्थ्य योजना है, गर्भधारण पूर्व, जितने भी अधिनियम है सिलेबस में वो सारे आपको थ्योरी मिल जाएगी, उनके MCQ मिल जाएंगे, और जो हैवी नहीं है लेकिन करंट अफेयर से अपडेटेड है वो सारे भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरा आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, बाल विकास है, संस्थागत देखभाल है, यूनिसेफ है, ये पूरा है, पॉक्सो अधिनियम है, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एड्स द्वारा होने वाली बीमारी है, बच्चों की संस्थागत देखभाल है, गर्भवती महिला है, किशोर न्याय अधिनियम के करीब 500 प्रश्न है इसमें। आंगनवाड़ियों के मंगल दिवस की ये वीडियो है। टीकाकरण की ट्रिक वीडियो है। टीकाकरण, कौन सा टीका किल्ड होता है, कौन सा मृत होता है, सॉरी जीवित होता है, ये सारा है। तो इस प्रकार से हम सारा जो टॉपिक है वो सारे कवर करा रहे हैं। जैसे कि आप एक एप्लीकेशन पर जाते हैं और एप्लीकेशन पे किसी एप्लीकेशन में गए और आपको कोई चीज़ सर्च करना रहती है, तो आप उस चीज़ को सर्च कर सकते हो ढूंढ के कि हमको ये वाला चाहिए है, हमको ये वाला हटाना है, तो आप उसको कर सकते हो। उसको आप मतलब आप सर्च करके वही चीज़ पढ़ सकते हो जो आपको करना है। तो इस प्रकार से हमारे बैच में ऐसी ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सारे टॉपिक आप देख देख के, सारे टॉपिक आप समझ समझ के उसको पढ़ सकते हैं। तो जो भी लेना चाहता है, ये 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप करके स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पर भी एक 30 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। कल पहला भाग बनाया था, आज सुबह दूसरा भाग बनाऊंगी, तो उसको भी देखते जाना, उसमें सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। परिस्थितिजन्य क्या होता है? परिस्थितिजन्य, जिसको हम आकस्मिक मॉडल सिद्धांत भी कहते हैं, फैड फिडलर ने इसको दिया था। किसने दिया था इसको? फैड फिडलर ने। परिस्थितिजन्य नेतृत्व कौशल को किसने दिया था? फैड फिडलर ने दिया था परिस्थिति नेतृत्वजन्य सिद्धांत को। ये क्या बोल रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ पहला ही होता है, स्थिति और अनुयायियों की जरूरत के आधार पर नेतृत्व शैली को अपनाना। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आप शैली अपना रहे हो वही उसी धर्रे पे करते रहो, जैसी जरूरत हो वैसी शैली अपनाना चाहिए और बदलते रहना चाहिए। जिस तरह से जरूरत होती जाए, कि जिस तरह से अनुयायी उस चीज़ों को समझ पाए, वैसे ही उसका पालन करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नेतृत्व शैली अपने नियमों और प्रक्रियाओं के सख्त पालन पर केंद्रित है? जहां पर नियम की बात आ जाती है,
जहाँ पर भी किसकी बात आ जाती है, नियम की बात आ जाती है, वहाँ नौकरशाही नेतृत्व होता है। जहाँ पर नियम की बात आ जाती है वहाँ कौन सा होता है, नौकरशाही होता है। क्योंकि नौकरशाही क्या होता है, नौकरशाही का मतलब होता है एक गवर्नमेंट अधिकारी। जैसे कि मैंने बोला आप सुपरवाइजर बनोगे ना तो आप एक अधिकारी हो जाओगे, है ना, आप एक नौकरशाही में आप आने लगोगे, सरकार के नौकर हो जाओगे आप, ठीक है। तो आप नौकरशाही आ जाओगे तो आपको, आप खुद से अपने नियम नहीं बना सकते, सरकार आपको नियम बना के देगी, आपको उसका पालन करना होगा। तो वो, और उसी का ही पालन आपको दूसरे लोगों को करवाना पड़ेगा, जनता को करवाना पड़ेगा। तो वो जो नेतृत्व होता है ना, वो नौकरशाही नेतृत्व होता है, नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित। निरंकुश तो क्या होता है, अपनी चलाता है, नियम का उसको कोई मतलब नहीं होता। लोकतांत्रिक सहभागिता पर आधारित होता है। लेसेज फेयर मतलब, ये लेसेज फेयर में नेता होता है ना, सबसे ज़्यादा असक्रिय रहता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, असक्रिय रहता है। लेसेज फेयर मतलब होता है अहस्तक्षेप शैली। अनुयायी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काम हो रहा है, काम नहीं हो रहा, उसको कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल एकदम निष्क्रिय रूप से बैठा रहता है वो, तो उसको कोई मतलब नहीं होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि किस नेतृत्व शैली में नेता जो होता है असक्रिय रहता है, बिल्कुल काम नहीं करता है, तो यही लेसेज फेयर होता है। लेसेज फेयर को क्या बोलते हैं, अहस्तक्षेप शैली इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी नेतृत्व जो होता है उसमें विश्वास की क्या भूमिका होती है। तो विश्वास जो होता है वो अनुयायियों में वफादारी को बढ़ाता है और प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। विश्वास क्या करता है अपने अनुयायियों में, एक तो वफादारी बढ़ाता है और दूसरी क्या होता है, प्रतिबद्धता बढ़ाता है। अगला है, कौन सी नेतृत्व शैली टीम की जरूरतों को पूरा करने और एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। देखो, सहायक, जहाँ पर भी सहायक आ जाए वहाँ क्या हो जाएगा, सेवक। जहाँ पर भी सहायक आ जाए वहाँ क्या हो जाएगा, सेवक हो जाएगा, याद रखना। सहायक सेवक, क्योंकि वो हमेशा, सेवक नेतृत्व क्या करता है, दूसरों को हमेशा बढ़ावा देने में मदद करता है, दूसरों को हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करता है, दूसरों को सशक्त बनाता है, एक सहायक वातावरण देता है और ज़रूरत को पूरा करता है, टीम की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो जो ज़रूरत को पूरा करेगा वो कौन सा हो जाएगा, सेवक नेतृत्व हो जाएगा। ज़रूरत को पूरा करने वाला कौन सा हो जाएगा, सेवक नेतृत्व हो जाएगा। अगला है, नेतृत्व में नैतिकता का फोकस क्या होता है। नैतिकता मतलब होता है मोरलिटी, मतलब मोरल वैल्यू। अब मोरल वैल्यू क्या होती है, ईमानदारी, गैर भ्रष्टाचारी, सच बोलना, ये मोरल वैल्यूज़ होते हैं। तो जहाँ पर नैतिकता की बात आ जाए, अगर ऑप्शन में यही कुछ देखे तो वही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत लाभ तो बिल्कुल नहीं होता नैतिकता में। ऐसा निर्णय लेना जो केवल नेता को लाभ दे, ये भी नहीं होगा। ईमानदारी और नैतिक जिम्मेदारी के साथ काम करना, ये हो जाएगा। नेतृत्व नैतिकता का मुख्य फोकस क्या होगा, ईमानदारी और नैतिक जिम्मेदारी के साथ काम करना, इसका मेन उद्देश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नेतृत्व शैली में अधीनस्थों से इनपुट लिए बिना निर्णय शामिल होते हैं। इसका क्वेश्चन देने से पहले सबसे पहले आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सारे लोग आंसर कमेंट में ज़रूर किया कीजिए। सारे लोगों के कमेंट में पढ़ती हूँ, अच्छे कमेंट्स को स्क्रीनशॉट लेके भी रखती हूँ, तो सारे लोग कमेंट जरूर किया कीजिए जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप लोगों की थोड़ी भी हेल्प होती है मेरे वीडियो से, आप लोग थोड़े भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और तो सारे लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। और बार बार बोलूँगी, एक ही टॉपिक पे फोकस मत कीजिए, सारे टॉपिक पे बराबर मत मेहनत कीजिए। पता चला आप पोषण पढ़ रहे हैं, पता चला गर्भवती महिला ही पढ़ रहे हैं, मानव अंग गर्भाशय को ही पढ़ रहे हैं 8-8 दिन से, जिसमें जिसके क्वेश्चन आते हैं 1-2, सारे टॉपिक पर बराबर महत्व देना। मैंने एक वीडियो बताया था, आपको करवाया था परसों नरसों, उसमें मैंने बताया था कि किन टॉपिक पर आपको मेन फोकस करना है, और वो ऐसे टॉपिक हैं जो आपके 1-1, 2-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख लेना। सर्चिंग पे चले जाना, मेरी ए सीरीज़ में डला होगा, वहाँ पर उसमें मैंने सारे टॉपिक बताए हैं। तो आपको सारे टॉपिक पर बराबर महत्व देना है। प्रबंधन बहुत अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, और आपको यहाँ से सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। 12 नंबर तो पैसेज में ही चले जाएंगे, 10 नंबर योजनाओं में चले जाएंगे, 8 नंबर का ये नेतृत्व ले जाएगा, इसके अलावा 8-9 नंबर का सामुदायिक संगठन ले जाएगा, 8-9 नंबर का आपका संप्रेषण ले जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको इतना हुआ बनाए बैठे हो, तो ये सबसे सरल टॉपिक होता है प्रबंधन वाला। सबसे जो कठिन सेक्शन है ना, वो आपका सेकंड वाला सेक्शन है, जिसमें अधिनियम और योजनाएं हैं, क्योंकि पता नहीं है कहाँ से क्या दे दें। पिछली बार भी 2017 में यही हुआ था, तो इसलिए टॉपिक वाइज फोकस्ड करके करो।
जो बाल विकास वाला है उसमें वही जो मैंने 500 MCQ आपको करवाए हैं हम जीतेंगे बैच में, वही करो केवल। और इसके अलावा 1000 चल साला पूर्व देखभाल के कराए वो करो। मैं आपको 600 MCQ और दूंगी इस फोर्थ वाले सेक्शन से, जिसमें आपकी बाल श्रम नीतियाँ, बाल कानून, बाल देखरेख संस्थान हुए, बाल बाड़ियाँ वगैरह हुई, ये सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। तो इसके बाहर और एड्स कवर हो जाएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा फोर्थ सेक्शन में। ऐसे ही प्रबंधन वाले टॉपिक के करीब 1200 से 1500 MCQ बनेंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इस तरह से आप टॉपिक वाइज बांट लोगे ना तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पोषण वाला जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, उसमें टीकाकरण, कुपोषण, NRHM की योजना, ICDS की योजना, ये टॉपिक वाइज आपने करते चलेगा ना तो आपका सारा टॉपिक निपट जाएगा। तो थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करो, भेड़ चाल में एक ही एक चीज मत पढ़ते रहो। किस नेतृत्व शैली में अधीनस्थों से इनपुट लिया बिना निर्णय शामिल है, मतलब अधीनस्थों की बात ही नहीं सुनी जाती है और बस अपना निर्णय दे दिया जाता है। तो कौन सी ऐसी नेतृत्व होती है? लेसेज फेयर तो बिल्कुल नहीं होती। लेसेज फेयर में बेचारा नेता की नहीं सुना जाता है, आदमी अपने अनुसार ही काम करता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व में सहभागिता आधारित होती है, जनता की सलाह ले ली जाती है। लेन देन संबंधी नेतृत्व तो पूरी तरह से लेन देन वाले पे होता है, पुरस्कार दंड पर आधारित होता है। लेकिन निरंकुश नेतृत्व जो होता है वो अपने अधीनस्थों से इनपुट, जो राजा को करना होता है, जो नेता को करना होता है वही करता है, दूसरों की बिल्कुल नहीं सुनता है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिया? नहीं दिया? आप लोगों के लिए क्वेश्चन देख लो। 1 लीटर दूध में 1 लीटर दूध में कितना कैल्शियम होता है? 1 लीटर दूध में कितना कैल्शियम होता है? सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा, सारे लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि ICDS महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर आरंभ हुई थी, सारे लोगों ने सही आंसर दिया था कि 106वीं जयंती पर हुई थी। अब ये क्या होगा ना, जिसको नहीं आएगा उसको याद हो जाएगा और जिसको याद है उसका रिविजन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके याद होते जाएंगे, है ना। ऐसे ही मैं हमारे बैच में व्हाट्सएप पर भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करा रही हूँ, टेलीग्राम पर भी इसी तरह प्रैक्टिस करा रही हूँ। इसके अलावा जो बैच नहीं ले पाते हैं ना, वो भी यही कोशिश करो कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सोचोगे ना कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वही आपका आंसर जो होता है सही हो जाता है, वहीं आपका आंसर की प्रैक्टिस हो जाती है और वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। जितने आप MCQ समझ पाएंगे, जितने आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो किस नेतृत्व शैली में अधीनस्थों से इनपुट लिए बिना निर्णय शामिल है? निरंकुश नेतृत्व शैली में शामिल है। ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना, 1 लीटर दूध में कितना कैल्शियम होता है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनकारी जो नेता होता है उसकी पहली जो प्राथमिकता क्या होती है? परिवर्तनकारी नेता की यथास्थिति बनाए रखना बिल्कुल गलत है। परिवर्तन करेगा ना, यथास्थिति तो बनाएगा ही नहीं। सख्त नियम प्रक्रिया करना, ये भी नहीं होगा। अनुयायियों को प्रदर्शन का उच्च स्तर प्राप्त करने प्रेरित और प्रोत्साहित करना, ये सही हो जाएगा। परिवर्तनकारी जो नेता होता है वो अनुयायियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, नैतिक नेतृत्व का अभ्यास करने का क्या मतलब है? मैंने बताया था नैतिकता जहां आ जाए वहां ईमानदारी वाला कोई क्वेश्चन हो, सत्यता वाला कोई टॉपिक हो, ऑप्शन हो, वो ही आंसर हो जाएगा। यह है ईमानदारी, निष्पक्षता और निष्ठा के साथ काम करना नैतिक नेतृत्व होता है। व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह मतलब पहले से ही सोचना कि यार ये तो कर ही नहीं पाएगा, इस काम को कर ही नहीं पाएगा, तो पहले से ही सोचना, वो परिवर्तनकारी का नहीं उद्देश्य होता है। अगला है, भविष्य के नेताओं को सशक्त बनाने और विकसित करने के लिए कौन सी नेतृत्व पहली शैली सबसे संभावित है? तो भविष्य के नेताओं को संभावित बनाने के लिए परिवर्तनकारी नेतृत्व शैली इंपॉर्टेंट है। कौन सी? किसी भी इंसान को सशक्त बनाना है तो हमें कौन सी शैली उपयोग करना चाहिए? परिवर्तनकारी नेतृत्व शैली उपयोग करना चाहिए। अगला है, अनुकूली नेतृत्व का प्राथमिक फोकस क्या होता है? अनुकूलिता मतलब होता है जैसी स्थिति वैसे मैं खुद को ढाल लेना। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? कठोर नेतृत्व शैली तो बिल्कुल नहीं होगा। स्थिति की जरूरतों, चुनौतियों के आधार पर नेतृत्व दृष्टिकोण को अपनाना, ये हो जाएगा अनुकूली नेतृत्व। इसको हम परिस्थितिजन्य या आकस्मिक सिद्धांत भी बोलते हैं, जिसको फ्रेडलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस नेतृत्व शैली की विशेषता नेता से हस्तक्षेप रहित दृष्टिकोण और न्यूनतम मार्गदर्शन होता है? हस्तक्षेप रहित मतलब हस्तक्षेप ही नहीं करना। जब हस्तक्षेप ही नहीं करना तो क्या हो जाएगा? अहस्तक्षेप नेतृत्व हो जाएगा। इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम लेसेज फेयर भी बोलते हैं। इसमें नेता सबसे ज़्यादा निष्क्रिय होता है। किस नेतृत्व शैली में नेता सबसे ज़्यादा निष्क्रिय होता है? तो इसी में होता है, अहस्तक्षेप नेतृत्व शैली में।
अगला है प्रभावी नेतृत्व में सहानुभूति की क्या भूमिका होती है। सहानुभूति क्या होता है, अनुयायियों के साथ मजबूत संबंध बनाता है और समझ को बढ़ावा देता है। समझना, दूसरे की भावनाओं को समझना, ये मेन सहानुभूति में जरूरी होता है। अगला है कौन सी नेतृत्व शैली नियंत्रण बनाए रखने और सख्त अनुपालन लागू करने पर केंद्रित होती है। जो सख्त बिल्कुल कड़क होता है वो कौन सा होता है, निरंकुश नेतृत्व होता है। फ्रेंड्स, मैं 500 प्रश्नों का एक महा मैराथन लाने वाली हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं महा मैराथन के लिए? सारे लोग 500 प्रश्नों का महा मैराथन आएगा, करीब 2 घंटे का वीडियो लेके आऊँगी। इसमें पूरे 500 प्रश्न कंप्लीट होंगे, सारे टॉपिक उसमें कवर होंगे, चारों सेक्शन के टॉपिक कंप्लीट होंगे, तो सारे लोग देखिएगा। इसके अलावा मैं 4-5 ई बुक भी लाने वाली हूँ। उसमें क्या होगा कि एक इस प्रकार की ई बुक होगी जिसमें गर्भवती की देखभाल के क्वेश्चन होंगे। गर्भवती की देखभाल के करीब हम उसमें 1200 MCQ डालेंगे। एक ई बुक होगी आपकी प्रसव क्वेश्चन की, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव के बाद देखभाल, उसके करीब 500 MCQ होंगे। एक ई बुक होगी आपकी ICMR की, इसमें करीब 500 MCQ होंगे। इस प्रकार से हम ई बुक लाने वाले हैं। इसको आपको कुछ नहीं करना, इसको कॉपी कराना और इनकी प्रैक्टिस करना। लेकिन ये हम सिंगल बिल्कुल नहीं देंगे। हम सिंगल में विश्वास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमसे जुड़े वो पूरी तरह हमारा जुड़े। हम ये नहीं चाहते, हम चाहें तो ये आपको सिंगल भी उपलब्ध करा सकते हैं, हम चाहें तो आपको टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम पूरी तरह से आपको जोड़कर हम आपके साथ मेहनत करना चाहते हैं, आप पर मेहनत करना चाहते हैं कि ताकि आप थोड़े बहुत भी कहीं से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, तो हम आपको वो करवा पाएँ। तो ये इस प्रकार से सारी ई बुक आएंगी। ऐसे ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की आएगी, ऐसे ही बाल नीतियों की आएगी, ऐसे ही हम एक ई बुक लाएंगे पूरे अधिनियम की, जिसमें सारे अधिनियम के करीब 2000 MCQ होंगे। एक ई बुक आएगी आपकी योजनाओं की, इसमें योजनाओं से संबंधित करीब 2000 MCQ रहेंगे। तो इस प्रकार से ये ई बुक आने वाली है। सारी की सारी हमारे हम जीतेंगे बैच में मिलेगी, अलग से कोई भी बुक नहीं मिलेगी। अगला है नेतृत्व विकास का प्राथमिक फोकस क्या होता है। तो इस नेतृत्व विकास का प्राथमिक फोकस होता है भविष्य के नेताओं के कौशल को बढ़ाना और क्षमताओं का निर्माण करना। जितने भी भविष्य के नेता हैं उनके कौशल को बढ़ाना और क्षमताओं का निर्माण करना, ये होता है। व्यक्तिगत लाभ व्यक्तिगत शक्ति कभी भी नेतृत्व विकास के लिए नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है समूह विभिन्न व्यक्तित्व का होता है। जो समूह होता है वो विभिन्न व्यक्तित्वों की क्या होती है। जो समूह होता है वो एक व्यक्ति से मिलकर बना होता है, तो क्या होता है, विभिन्न व्यक्तित्वों की एक इकाई होती है। समूह क्या होती है, विभिन्न व्यक्तित्व की एक इकाई होती है। अगला है नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कौन सा गुण होना चाहिए। समूह जो होता है, जो ग्रुप होता है, संगठन होता है, उसको अच्छे से नियोजित करना आना चाहिए। समूह कल्याण व्यापार नहीं होना चाहिए, साझेदारी का समन्वय नहीं होना चाहिए, कीबोर्ड तैयार करना नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समूह को अच्छे से आप नियोजित कर पाओ, फिर आप उसको अच्छे से प्रशिक्षण दे सकते हो। अगला है एक कक्षा शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले महान नेतृत्व के लक्षण क्या हैं। मतलब एक शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले महान नेतृत्व के लक्षण क्या होते हैं। तो अच्छा चरित्र हो और उसका अच्छा आदर्श मूल्य, उसी को ही रोल मॉडल बनाकर एक शिक्षक जो है बच्चों के सामने प्रदर्शित करता है। नेतृत्व में से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी का एक कार्य होता है। वर्क ग्रुप, लीडर, उत्पाद या सेवा, इन सब का काम होता है, जबकि स्थिति का कोई काम नहीं होता है। अगला होता है लीडरशिप जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। लीडरशिप जो मेन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। लीडरशिप कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कैसे होते हैं, लोकतांत्रिक। एक क्या होते हैं, लोकतांत्रिक होते हैं। एक होते हैं निरंकुश और एक होते हैं आवंध। आवंध मतलब होता है मुक्त। लोकतांत्रिक जो सहभागीदारी से होते हैं। निरंकुश जो होते हैं वो खुद की चलाते हैं। आवंध जो होते हैं मुक्त कर देते हैं अनुयायियों को और आवश्यकता अनुसार उन पर बोलते हैं। अगला है नेतृत्व का मुख्य उपयोग क्या होता है। वस्तुओं के लिए लोगों में ललक जगाना, अधिकतम लाभ पैदा करना, कर्मचारियों को पदोन्नत करना। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला है सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को, मतलब अधिकारी द्वारा आदेश को पालन करने को क्या कहा जाता है, निर्देश देना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिकारी कोई आदेश दे रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वो निर्देश दे रहा है। अगला है YEM का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको हम बोलते हैं युवा विनिमय प्रगति। क्या बोलते हैं हम इसको, युवा विनिमय कार्यक्रम बोलते हैं। युवा विनिमय कार्यक्रम बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं यूथ
एक्सचेंज प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इसका आंसर होता है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। YEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, या इसको हम बोलते हैं युवा विनिमय कार्यक्रम। अगला है, अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? निर्देश। अपने विवेक द्वारा कोई आदेश दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? निर्देश ही बोलेंगे। नेता में कैसी भावना होना चाहिए? नेता में एक टीम लीडर की भावना होनी चाहिए, मतलब एक टीम भावना, एक टीम वर्क नेता में होना चाहिए। अगला है, नेता में तुरंत डैश की क्षमता होना चाहिए। क्या लेने की क्षमता होना चाहिए? तो नेता में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, वो तुरंत निर्णय ले। फ्रेंड्स, मॉर्निंग का वीडियो जरूर देखिएगा। 30 सीरीज़ वाला जो वीडियो लेके आ रही हूँ, एक 30 सीरीज़ चलाई है मैंने। पार्ट 1 मैंने सुबह ही अपलोड किया, आज सुबह अपलोड किया है पार्ट 1, और कल सुबह अपलोड करूँगी पार्ट 2। ये पूरी 30 सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, तो सारे लोग इस सीरीज़ को जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन इसका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नेता का दिमाग हमेशा डैश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेता का दिमाग हमेशा जागृत होना चाहिए, जगा हुआ होना चाहिए नेता का दिमाग। अगला क्वेश्चन है, नेता कैसा होना चाहिए? व्यवसायी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैत्री होना चाहिए? मंत्री होना चाहिए? व्यवहार कुशल होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो व्यवहार कुशल होना चाहिए। नेता कैसा होना चाहिए? व्यवहार कुशल होना चाहिए। दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक मजबूत बंधन का क्या अर्थ होता है? एकता। दो या दो से लोगों की दो लोगों के बीच होता है तो वो भाईचारा होता है, लेकिन दो से ज़्यादा लोगों के बीच होता है तो वो क्या होती है? एकता होती है। क्या होती है? एकता। डैश का उद्देश्य एक इकाई के रूप में क्यों माना जाता है? टीम को एक इकाई के रूप में माना जाता है। डैश वह प्रयास करता है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल कर सके। कौन करता है? टीम भावना। टीम भावना एक प्रयास करती है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल कर सके। एक उत्तेजित व्यक्ति का गुण क्या होता है? प्रबल सोच होती है? बिल्कुल होती है। प्रभावशाली संचार होता है? निर्णय लेना होता है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा एक उत्तेजित व्यक्ति के गुण में। COC किसे कहते हैं? COC मतलब होता है जो केंद्रीय रूप से आयोजित जो शिविर होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, सेंट्रलाइज्ड जो कॉन्फ्रेंस होती है, उनको हम COC बोलते हैं। इसको हो जाएगा केंद्रीय रूप से आयोजित शिविर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय रूप से आयोजित शिविर। अगला है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है? 1887 में हुआ है। 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक का क्योंकि देखो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है वही प्रशासन। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली बार जो है एग्ज़ाम में आए थे, और ये जो पुस्तक लिखी है ये वुडरो विल्सन ने लिखी है। किसने लिखी है? वुडरो विल्सन ने लिखी है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखी है? वुडरो विल्सन ने लिखी है। ये राजनीति के ऊपर ये बुक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का सार क्या है? नेतृत्व का सार होता है समन्वय। नोट ये नहीं होगा। नेतृत्व का सार क्या होता है? समन्वय होता है नेतृत्व का सार। अगला है, हिक्स तथा गुलेट ने नेतृत्व के कितने प्रकार बताए हैं? हिक्स तथा गुलेट ने नेतृत्व के 8 प्रकार बताए हैं। ये हमने कल ही हम जीतेंगे बैच में ट्रिक द्वारा मैंने ये सारे नेतृत्व के प्रकार बताए हैं कि कैसे आप इन्हें याद रख सकते हैं। नॉर्मन तथा बॉसवर्न ने नेता के कितने प्रकार बताए हैं? नॉर्मन तथा बॉसवर्न ने नेता के 8 प्रकार बताए हैं। नॉर्मन और बॉसवर्न ने भी कितने बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। ईमेक फॉरलैंड ने कितने बताए हैं? ईमेक फॉरलैंड ने 7 बताए हैं। ईमेक फॉरलैंड ने कितने बताए हैं? 7 बताए हैं। लैंड पे सब साथ साथ रहते हैं। लैंड पे कैसे रहते हैं? सब साथ साथ रहते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। चेस्टर बर्नार्ड ने कितने बताए हैं? चेस्टर बर्नार्ड ने नेता के 7 प्रकार बताए हैं। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेता के कितने कार्य हैं? चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार नेता के 7 कार्य होते हैं। द न्यू स्टेट किसकी पुस्तक है? द न्यू स्टेट जो पुस्तक है, द न्यू स्टेट पुस्तक है मैरी पार्कर फॉलेट। द न्यू स्टेट पुस्तक किसकी है? मैरी पार्कर फॉलेट की पुस्तक है द न्यू स्टेट। याद रखिएगा, द न्यू स्टेट किसकी पुस्तक है? मैरी पार्कर फॉलेट की पुस्तक होती है द न्यू स्टेट। इसमें बताया है कि समूह नेता को प्रभावित करता है। वर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व कितनी बातों पर निर्भर करता है? वर्नार्ड के अनुसार नेतृत्व 3 बातों पर निर्भर करता है। वर्नार्ड के अनुसार कितने पर? 3 पर निर्भर करता है। अल्फार्ड एवं बीटी के अनुसार नेतृत्व के कितने प्रकार हैं? अल्फोर्ड और बीटी के अनुसार नेतृत्व के 6 प्रकार बताए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हाउस के अनुसार नेता के कितने प्रकार है? रॉबर्ट हाउस के अनुसार नेतृत्व के 4 प्रकार हैं। रॉबर्ट हाउस के अनुसार नेतृत्व के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। ऑरेन यूरिस के अनुसार नेता के कितने प्रकार हैं? ऑरेन यूरिस के अनुसार नेतृत्व के 5 प्रकार होते हैं। ऑरेन यूरिस के अनुसार नेता के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो था। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, बहुत ज़्यादा आप लोग प्रबंधन के लिए परेशान थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, इसलिए मैं प्रबंधन का टॉपिक लेके आई हूँ। अब 1-2 दिन में प्रबंधन का भी लेके आती रहूँगी। प्रबंधन बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी बोला है। 8 दिन में कंप्लीट होने वाला ये टॉपिक है और बहुत सरल भी टॉपिक है अगर अच्छे से इसको समझा जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।